चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th के इकोनॉमिक्स का इकाई 4 के कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। वैसे मैं बता दूं, पिछले क्लास में हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ाए थे वो था वित्तीय संस्था के प्रकार, और हमने वित्तीय संस्था को 2 भाग में बांटे थे। ऐसे लास्ट पॉइंट था, ऐसे करके हम पढ़ाए थे। थोड़ा सा बैक देख लेते हैं। संस्था के प्रकार, संस्थाएं होना चाहिए, संस्थाएं के प्रकार, ये हमने पढ़ाए थे और हमने इसको 2 भाग में बांटे थे, शायद याद होगा आप लोगों को। और एक में हमने बताए थे कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, और दूसरा हम बताए थे कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। ये हमने बताए थे, और ये राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो है इसको हमने समझा भी दिए थे और लिखा भी दिए थे। और आज उसी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जहां पर आपने उसको नोट किए थे, उसके नीचे में नोट लिख के खास चीज लिखाने जा रहे हैं। उसमें नोट लिखिए आप। मैं नोट में लिखाने जा रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के दृष्टि से। देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के 2 अंग होते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के 2 अंग होते हैं, अंग होते हैं। मतलब ये जो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है इसका 2 अंग होते हैं, वही दोनों अंग लिखाने जा रहे हैं। 2 अंग होते हैं, दोनों अंग को लिख लीजिए आप। यहाँ पर छोटा ए में लिख लीजिए, भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार, और दूसरा होता है भारतीय पूंजी बाजार। बी नंबर में लिखिए, भारतीय पूंजी बाजार। ये दोनों लिख लीजिए आप लोग, और दोनों को समझ लीजिए। इसको वैसे लिखाएंगे नहीं हम, सिर्फ आपको समझाते हैं, क्योंकि तो इसको लिखाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। भारतीय मुद्रा बाजार राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का यह अंग लोगों को आर्थिक विकास करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। अर्थात ये कम दिन के लिए लोगों को ऋण देते हैं। 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक के लिए लोगों को ऋण देते हैं। कौन? भारतीय मुद्रा बाजार। और भारतीय पूंजी बाजार जो है ये लोगों को लंबे समय के लिए ऋण देते हैं। लोगों के आर्थिक विकास करने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए ये लंबे समय के लिए ऋण देते हैं, और यह कम समय के लिए ऋण देते हैं। शायद आपने भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार को समझ गए। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, तो आपकी मौन चुप्पी ये संकेत कर रहा है इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। तब हम आगे बढ़ते हैं। अगला शायद
आपको जो है वित्तीय संस्था के जो प्रकार बताए थे तो इसको मैंने बता दिया। अब ये होगा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। अब आप लोग बीच में कॉपी के बीच में ये लिख लीजिए राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। अब इसके संबंध में भी आप लोग पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था अर्थात वैसी वित्तीय संस्था जो राज्य से संबंधित रहते हैं, अर्थात राज्य के आर्थिक विकास के लिए रुपया पैसा या वित्त से संबंधित जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करती है, उसे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कही जाती है। तो मैं बता दूं आप लोग को कि सब राज्य में जो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है उसका नाम अलग अलग है। एक राज्य में जो है वह दूसरा राज्य में बहुत कम ही मिलेगा। तो शायद आप राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था को शायद समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसी वित्तीय संस्थाएं जो संबंधित राज्य के आर्थिक विकास के लिए और लोगों की आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए साख और ऋण की व्यवस्था करती है, उसे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं कही जाती है। तो इस तरह से आपने राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था को समझ गए और लिख भी लिए। अब नोट में हम कुछ लिखाने जा रहे हैं। इसके दृष्टिकोण से नोट में है। मैं थोड़ा बता दूं आप लोग को, जिस तरह से अभी आपने राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के नोट में पढ़े कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के दो रूप हैं जो हमने बता दिए, ठीक उसी तरह से राज्य में भी जो वित्तीय संस्था कार्यरत है उसके भी दो रूप हैं, या उसके भी दो तरह के संस्था कार्यरत है। तो चलिए दोनों को नोट कीजिए आप लोग। पहले ऊपर में वो लिख लीजिए। देखिए राज्य में मुख्यतः मतलब मुख्य रूप से दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं। दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं। मैं थोड़ा बता दूं आप लोग को कि यहाँ पर जो जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं वो सभी राज्य नहीं है, ये बिहार राज्य की दृष्टि से है। अर्थात बिहार राज्य में कितनी तरह की वित्तीय संस्था कार्यरत है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सब राज्य के लिए सोच लीजिएगा, सिर्फ बिहार राज्य की मैं बात कर रहा हूँ कि वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है। तो एक नंबर में वही ए नंबर में लिखिए तब बढ़िया रहेगा। ए नंबर में लिखिए नोट में क्या लिखा है जी? नोट में क्या लिखा है सर? नोट में लिखिए राज्य में मुख्यतः दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है। एक में लिखिए गैर संस्थागत वित्तीय संस्था, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। और बी में लिखिए संस्थागत वित्तीय संस्थाएं।
संस्थागत वित्तीय संस्थान। अगर आप इसको लिख लिए हैं, एक बार पेन नीचे रखिए। देखिए, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था और संस्थागत वित्तीय संस्था, एक बार दोनों को बिल्कुल ही ध्यान एकाग्र करके सुन लीजिए, फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। गैर संस्थागत, अभी जैसे कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन जो पढ़ाते हैं, जो अभी ट्यूशन जो पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन देखिए दो तरह के पढ़ाते हैं। एक तो इंस्टीट्यूट खोलकर, कोचिंग खोलकर वहां बच्चे आते हैं, पढ़ाते हैं, और दूसरा होते हैं डोर टू डोर जाते पढ़ाते हैं, अर्थात होम ट्यूशन जो पढ़ाते हैं। तो वो भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हम भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो वो ट्यूशन जो हुआ वो हो गया गैर संस्थागत, क्योंकि होम ट्यूशन जो पढ़ाते हैं वो कोई संस्था नहीं है, ताकि घर पर पढ़ा देते हैं। और हम जो पढ़ा रहे हैं ये हुआ संस्थागत ट्यूशन, क्योंकि एक संस्था के माध्यम से संचालित हो रही है। शायद संस्थागत और गैर संस्थागत इस उदाहरण से समझ गए होंगे, थोड़ा सा और बढ़िया। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है, यहाँ पर वित्त का मतलब मैंने बताया था रुपया पैसा, अर्थात वैसी व्यवस्था जो बिना संस्था के रुपया पैसा से संबंधित कार्य को संपादित करते हैं, पूरा करते हैं, उसको कहते हैं गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। अब जैसे सेठ साहूकार, गांव में जो पैसा वाले पार्टी होते हैं, राजा महाराजा भी दे सकते हैं, सगे संबंधी भी दे सकते हैं। ये सब जो आपको पैसा की जरूरत होती है, तो आप जाके इंटरेस्ट पर लेते हैं उससे पैसा, और फिर जाके देते हैं। आपके गांव में भी, आपके शहर में भी, आपके अगल बगल में भी बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो अभी भी ये ऋण देने का काम करते होंगे, लेने का काम करते हैं। तो वो जो ऋण देते हैं वो क्या हो गया, एक तरह से एक वित्तीय व्यवस्था हो गया, लेकिन वह व्यवस्था किसी संस्था के माध्यम से संचालित नहीं होती है, उसका कोई संस्था नहीं है। वो जहाँ खड़े होते हैं वही संस्था हो गया, जहाँ बैठते हैं वही ऑफिस हो गया। तो हो गया गैर संस्थागत वित्तीय संस्था। और संस्थागत वित्तीय संस्था उसको कहते हैं जो किसी संस्था के माध्यम से संचालित होती है। इसका अच्छा उदाहरण ले लीजिए, बैंक। बैंक एक संस्था के माध्यम से संचालित होती है, उसके भवन होते हैं, उसके खास नियम कायदे होते हैं, और वहां से आप रुपया लेन देन होता है। तो ये हो गया संस्थागत वित्तीय संस्था। शायद दोनों समझ गए, और दोनों को हम एक एक करके बताएंगे। पहले इसको आप लोग अब नोट कर लीजिए। तो पहले गैर संस्थागत वित्तीय संस्था लिख के दे दीजिए। राज्य की वैसी साख या ऋण प्रदान करने वाली व्यवस्था, राज्य की वैसी साख या ऋण प्रदान करने वाली व्यवस्था जो संस्था के माध्यम से संचालित नहीं होती है, उसे गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कही जाती है। उसे गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कही जाती है। जैसे महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। तो इस तरह से आपने गैर संस्थागत वित्तीय संस्था को लिख ली। अब संस्थागत वित्तीय संस्था लिख के डाल दीजिए। इसको भी पहले आप लोग समझ लीजिए। वैसे तो हमने अभी अभी बताए किए थे, इसके विषय मैंने बताए थे कि वैसी वित्तीय व्यवस्था जो किसी संस्था के माध्यम से संचालित होती है उसे संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कही जाती है। जैसे बैंक संस्थागत वित्तीय संस्था के अंतर्गत आते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसी साख या मुद्रा से, वैसी साख या मुद्रा से संबंधित लेन देन करने वाली व्यवस्था जो किसी संस्था के माध्यम से संचालित होती है,
उसे संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कही जाती है। उसे संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कही जाती है। जैसे सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड आदि। तो इस तरह से हमने गैर संस्थागत वित्तीय संस्था और संस्थागत वित्तीय संस्था को समझाए और लिखाए भी। अर्थात राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था जो थी उसको हमने समझा दिए और लिखा भी दिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्वीकारी जी संजना बोलो। सहकारी बैंक का अर्थ क्या हुआ सर? विकारी कहाँ बोले हैं, सहकारी बोले हैं। वही सर, सहकारी बोले हम भी। वैसे तो हम अगले चैप्टर कहिए उसमें पूरी तरह से हम बताएंगे। सहकारी का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। अर्थात एक से अधिक व्यक्ति या संस्था मिलकर जब बैंक खोलते हैं तो उसको कहते हैं सहकारी बैंक। साथ ही साथ यह बैंक एक जो मिलजुल कर कोई संस्था बनाए हैं, कृषि काम करना चाहते हैं, उसको ये सहायता करते हैं। सहकारी मतलब अगर मिलजुल कर कहीं कोई काम कर रहा है उसको सहायता देने वाला बैंक है कौन? सहकारी। सर नाबार्ड किसको कहते हैं? नाबार्ड भी एक ऋण प्रदान करने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाले और कृषि क्षेत्र के विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाले भारत की सबसे ऊंचा बैंक है, अर्थात शीर्ष स्तर का बैंक है। यही बैंक भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु सभी बैंकों को ऋण देते हैं, पैसा देते हैं, और वह भी हमें ऋण प्रदान करती है। वैसे बताएंगे नाबार्ड के विषय में, और आपने क्वेश्चन किया तो बहुत अच्छी बात है। और चलिए, तो शायद लगता है कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे समय भी नहीं है, हम आगे कुछ बढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि समय इशारा कर रहा है कि आपका समय खत्म हो रहा है। अतः आज की क्लास को विराम देना पड़ रहा है।